गुड मॉर्निंग क्लास। लाइव में पीडीएफ अपलोड हो गया? हाँ, चलिए आप लोग को हम बाबर पढ़ा दिए थे, हुमायूं पढ़ा दिए थे, मार डाले थे हुमायूं को। हुमायूं मर गया था सीढ़ी से गिर के। और शेरशाह सूरी पढ़ाना था आज। क्या पढ़ाना था? शेरशाह। पीडीएफ भी है यहाँ पर, सबको पीडीएफ मिल गया? जिसको नहीं मिला है क्लास के बाद लेना लो भाई। तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में छोटे छोटे राज्य हुए, उसी में से एक था मुगल। मुगल वंश के संस्थापक असली नाम जहरूद्दीन नहीं, जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन होता है, जहरूद्दीन नहीं। बेटो चलिए देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं लोग। बाबर के बारे में बता देंगे ना। बाबर को खानदानी कौन सी उपाधि मिली थी? मिर्जा की उपाधि। किस युद्ध में बाबर ने यह निर्णय कर दिया कि वो भारत में रहबे करेगा? खानवा का युद्ध। किस युद्ध में उसने भारत में रहने की योजना बनाई? हुमायूं ने अपने जीवन में पहली लड़ाई कौन सी लड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके साथ? बाबर का। हुमायूं राजा बनने के बाद पहला आक्रमण, राजा बनने के बाद कालिंजर। कहां पर जा रहा था कालिंजर? गुजरात। किस शासक को मारने? बहादुर शाह। लेकिन क्या बहादुर शाह को पहले पहुंच पाया? उसने कहां पे कर दिया? राजस्थान, चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। वहां की रानी कर्णबाई को बचा पाया? नहीं बचा पाया। बंगाल अभियान से लौट रहा था तो चौसा में हुमायूं को किसने घेरा? डूब रहा था तो किसने बचाया? सियाबुद्दीन। चौसा के बाद 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज या बेलग्राम। इसके बाद हुमायूं को राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी। इधर उधर वो क्या रहा? भटकता रहा। निष्कासन के दौरान उसने अपनी गर्भवती पत्नी को कहां छोड़ दिया? अमरकोट के राजा वीर सालकर, जहां 1542 में किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। कितने सालों तक हुमायूं निष्कासित जीवन रहा? 15 सालों तक, 1540 से 1555। वह किसका कमजोरी का फायदा उठाना चाह रहा था? सूर्यवंश, शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545। किंतु इसके बाद भी सूर्यवंश उतना कमजोर नहीं हुआ। इसका बेटा का नाम इस्लाम शाह। इस्लाम शाह की आकस्मिक मृत्यु कब हुई? 1553। ये स्थिति हुमायूं के लिए सुटेबल थी। हुमायूं एक छोटी सी सेना किस देश की मदद से बनाया था? निष्कासन के दौरान हुमायूं सर्वाधिक समय कहां बिताया? काबुल में। ईरान से वो लाहौर पेशावर जीतता हुआ भारत की ओर आया और पंजाब में उस पर क्या किया? पंजाब के पास उसने आक्रमण किया 1555 में। 1555 में पंजाब में 2 आक्रमण किया। पहला का नाम मच्छीवाड़ा। पहला मच्छीवाड़ा। यह पंजाब में कहा है? लुधियाना में। यहाँ इसे रोकने के लिए 2 सेनापति खड़े थे। कौन कौन? हैबत खान, तातार खान। हैबत खान और तातार खान, दोनों को साफ कर दिया। यही मिल गया उसे कौन? अकबर। अकबर, इसी अकबर के जीवन का ये युद्ध हो जाएगा। इसके बाद कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद पंजाब में आगे बढ़ेंगे तो चंडीगढ़ के पास मिलेगा सरहिंद। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं लड़ाया इसका सेनापति। सेनापति का नाम बैरम खान। और सिकंदर शाह को पराजित कर दिया। और पूरी तरह से दिल्ली पर कौन आ गया? हुमायूं। हुमायूं अगले साल 1556 में हुमायूं कहां से गिर गया? हुमायूं अपने जीवन में ही अकबर को कहां का सूबेदार बनाया था? पंजाब। संरक्षक कौन था? बैरम खान। हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम। हाँ, गुलबदन बेगम। पुस्तक कौन सी लिखी है? हुमायूं ने। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो। फेवरेट पत्नी, पत्नी नहीं कही है, फेवरेट पत्नी। उसकी मतलब जो मुख्य पत्नी थी उसमें भी मुख्य रहती है सर यहाँ। जैसे अशोक की कार्य, लड़की सबको भी समझ में नहीं आता। अब एक जरा लड़का से ही बात, आप लड़का लोग बताओ,
कि मान के चलिए कोई कितनी भी सुंदर लड़की है, कितनी भी पैसा वाली लड़की है, उसका ऑलरेडी एक शादीशुदा है, उसका पति जिंदा है, साथे रहता है, कहेगी हम तोरा से एक और एक्स्ट्रा में ब्याह करना चाहते हैं, आप करेंगे? कभी भी करेंगे? तू रख ले अपना सुंदरता, अपन पैसा, हम सब निकल यहाँ। लेकिन एक महिला को देखिएगा, आदमी अच्छा खासा कमा रहा है, नेता है, बड़ा पावर है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, एगो पत्नी भी है, तब वो चलाएगी। देखिए हम तो सुंदर है, उसको रिप्लेस करिए देंगे। इस दुनिया में ना महिला का जीवन एक महिला ही बर्बाद करती है, दूसरा कोई नहीं बर्बाद करेगा। उसको नहीं दिख रहा है, जाएंगे तो उसको तकलीफ होगा। कहीं करिए कि लाता वही ना है। मतलब जाना चाहिए, कभी नहीं, लात मारो सोचो, उससे अच्छा करेंगे नहीं भी करेगा आदमी। मायावती ने नहीं है ना किया, ममता बनर्जी को देखो। चलो आगे देखते हैं हम। इसकी पत्नी का नाम क्या था हुमायूं के? हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के लिए तो किताब नहीं लिखा, बहन ने क्या कर दिया, किताब लिखा। इसने क्या बनवाया? मकबरा। मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा हटाइए ना, खानदानी टाइटल है, ग्यास बेग के से डिजाइन बनवा के दिल्ली में क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा। उसे सफेद ताजमहल की लाल ताजमहल, लाल ताजमहल कहा जाता है। अब आते हैं किसके बाद? शेरशाह सूरी। आपके पास शेरशाह सूरी का पीडीएफ है? अब ये वाला पीडीएफ आपको पहले ही मिल गया, शेरशाह सूरी वाला अभी मिल गया। अभी शेरशाह सूरी तो पढ़ाया नहीं है, आज शेरशाह सूरी पढ़ा देते हैं। ये बिहार का शासक था, बचपन का नाम फरीद, पिता का नाम पिता का नाम फरीद खान, हसन अली, पिता का नाम बना दिया हसन अली। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया था उसे कहते हैं सूरवंश। कौन सा वंश? सूरवंश। सूरवंश जो था ये लोदी वंश का ही एक हिस्सा था। लोदी वंश का ही क्या था? हिस्सा था। अब ध्यान से समझिए, जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ ना, भारत पर क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम अटैक, समझ जाएगा, समझो आक्रमण। सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या भारत में शासन किया? लूटपाट लेके चल गए। इसके बाद गजनबी, गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, गौरी के बाद बाबर, गौरी के बाद बाबर। देखिए गौरी भी रुका नहीं था, लेकिन गौरी का गुलाम रुक गया। तो कौन से वंश का? गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। गुलाम वंश को मार दिया कौन? खिलजी वंश। इसी का सेनापति था खिलजी वंश, मार दिया, कहा कि अब हमारा नाम चलेगा। तो इगरो सेनापति आया, इगरो मार दिया, तुगलक वंश। एकरा आया तो एकरो मार दिया, सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोदी वंश। लोदी वंश। सैयद वंश में जो सेनापति था ना, वो सेनापति अफगानिस्तान से आया था। कहां से था? अफगानिस्तान। और उसने तुम अपना रे, तुम कौन है? अफगानिस्तान से था। और इसने क्या किया? सैयद वंश का अंत कर दिया। बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी एक्चुअली क्या था? अफगान वाला था, अफगान सेनापति था। आया सैयद वंश में, तब का दिया नहीं लोग को, और कर दिया कौन सा वंश? लोदी वंश। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक। तो बहलोल लोदी को ये जो लोदी वंश बनाया था, वह लोदी वंश क्या पूरी तरह से भारतीय वंश था या अफगान वंश? क्या था? अफगान। तो बहलोल लोदी, ये बहलोल लोदी में कई गो शासक हुए, सिकंदर लोदी, ऐसी में एगो बकलोल था इब्राहिम लोदी। उस इब्राहिम लोदी को कौन टपका दिया? बाबर। कौन टपका दिया? बाबर। तो इब्राहिम लोदी को कौन ले गया? बाबर। तो ये तो लोदी का अंत कर दिया। तो अब हम देखते हैं लोग इसी के बारे में। भाई था, अरे यार, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश जो था, उस लोदी वंश के किस शासक को बाबर ने मारा था? इब्राहिम लोदी को मारा था। किसको मारा था? इब्राहिम। लेकिन जब लोदी वंश था तो लोदी वंश को क्या पूरी तरह से बाबर मार पाया? किसे मारा? इब्राहिम लोदी को मारा। लेकिन फिर उसका चाचा बना, चाचा का नाम बताइए। देखिए इसमें 3 ठो फेमस लोदी वंश में, इसका पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, चाचा आलम खान लोदी, और इसका भाई भी लड़ा था,
क्या नाम था? महमूद लोदी। तो इन लोगों को तो साफ कर दिया, बड़े बड़े लोगों को बाबर ने क्या कर दिया? साफ कर दिया। अलग अलग लड़ाई में, जैसे घाघरा के युद्ध में आधे से ज्यादा अफगान शासकों को क्या कर दिया? साफ कर दिया। लेकिन लोदी वंश जो था, बाबू ध्यान से देखिए, लोदी वंश यहां से यहां तक में था। बाबर ने कितने देर के एरिया को साफ किया? ये एरिया साफ कर दिया। लेकिन लोदी वंश के ई बिहार वाले साइड में अभी भी बचे हुए थे सब। हैंग नहीं कर रहा है, कंप्यूटर हो गया था, इसको मोबाइल वाला फॉर्मेट हो गया था, एंड्रॉइड। तो यहां से कौन सा वंश खत्म हो गया था? लोदी। लोदी अभी भी किधर थे? सब इस साइड में। इसी को ना लोदी, अब लोदी का तो राजा बचा नहीं, तो लोदी वंश कहेंगे। तो इसे क्या कहा गया? अफगान कहा गया। और यही अफगान वाले किसके लिए मुसीबत खड़ा किए थे? सब हुमायूं के लिए। और यहीं से अफगान वाले हुमायूं को चौसा के युद्ध में पानी में ढकेल दिया। आज कन्नौज या बेलग्राम के बाद भारत से ढकेल दिया। सब यही वाले थे सब ना। तो यहाँ पे भी तो वही लोदी वंश वाले टुकड़े थे सब, उसके छोटे मोटे अधिकारी चमचा बेलचा थे सब यहाँ पर। इसी में से एगो चमचा बेलचा में से थे हसन अली। कौन थे? हसन अली। हसन अली का बेटा था फरीद। हसन अली का बेटा था फरीद, जिसे आप लोग समझते हैं शेर शाह सूरी। क्या समझते हैं? शेर शाह सूरी। हिस्ट्री को लिंकअप करके चलिए, सीधे उठा लेता है शेर शाह सूरी है यहाँ से। तो शेर शाह सूरी के पिताजी किसके दरबार में थे? हाँ, लोदी के दरबार में। किसके लोदी के? बहलोल लोदी के दरबार। उसके दरबार में क्या नाम था? हसन अली। हसन अली। तो हसन अली को बहलोल लोदी ने कहा भेजा? भाई बिहार में। कहा भेजा? कि बिहार वाले एरिया में। आप यहां देखिए, यहाँ तो बिहार में लोदियों का जो कार्यभार संभाल रहा था उसे कहा जाता था नुमानी वंश। क्या कहा जाता था? नुमानी वंश। क्या कहा जाता था? नुमानी वंश। तो नुमानी शासक जो थे वो किसके अंडर में काम करते थे? लोदी के। किसके? लोदी। और लोदी वाले क्या भारत के थे? मंगोलिया। कहां के? अफगान। हाँ, अफगान शासक थे। तो यहाँ नुमानी वंश वाले थे सब। बाबर ने लोदी को दिल्ली में साफ किया, बचे हुए अफगान को दिल्ली और यूपी मध्य प्रदेश के आसपास एरिया, कुछ बिहार में भी क्या किया? साफ किया। लेकिन नुमानी वंश वालों को क्या कंप्लीट साफ किया? नहीं। लेकिन यहां पर भी लोदी वंश जो था, लोदी वंश मतलब एक तरह से कहिए अफगान वंश, यहां अब थोड़े से एरिया में बच चुका था। वहां पर कौन सा चला था? नुमानी वंश। उसमें एक मुनीम या एक छोटे मोटे पद पर कौन थे? हसन अली। कौन थे? हसन अली। हसन अली का बेटा का नाम फरीद। फरीद। क्या नाम था? फरीद। तो हसन अली किसके अंडर में काम करते थे? नुमानी। और नुमानी शासक में सबसे फेमस नुमानी शासक था बहार अली नुमानी। क्या नाम था? बहार अली नुमानी। क्या नाम था? बहार अली नुमानी। क्या नाम था? बहार अली नुमानी। तो बहार अली नुमानी के दरबार में कौन थे? हसन अली। तो इन्होंने किसको ले गया? फरीद को। किसे ले गए? फरीद को। फरीद बहुत ही बहादुर था, बहुत ही बहादुर। इसकी योग्यता, वीरता तथा पराकाष्ठा को देख के बहार अली नुमानी ने फरीद को शेर शाह कहा। क्या कहा? शेर शाह। सूरी अपने से जोड़ लिया था। इसे कौन सी उपाधि दी गई? शेर शाह। कौन सी उपाधि? शेर शाह। और इसने कहा शेर शाह यहाँ पे बन गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां से शुरू होती है किसकी जीएनडी? शेर शाह सूरी की। किसकी? शेर शाह सूरी की। अब शेर शाह सूरी पे है ना, तो पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा गजनबी, उसके बाद गौरी ने पूरा बिया बो के रख दिया यहाँ पर। कौन कौन? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी का अंत किया बाबर। लोदी कहाँ के थे? अफगान वाला। और बाबर उज्बेक था। बाबर क्या था? उज्बेक। लोदी का अंत कर दिया कौन? बाबर। लेकिन लोदियों का बिहार में कार्यभार कौन संभाल रहा था? नुमानी। कौन संभाल रहे थे? क्या नुमानियों को बाबर नष्ट कर पाया था? हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बने थे? यही नुमानी शासक। इस नुमानी शासक में सबसे प्रमुख नुमानी शासक बहार अली नुमानी। कौन थे? बहार अली नुमानी। इनके दरबार में कौन थे? हसन अली। हसन अली का बेटा फरीद। हसन अली का बेटा फरीद। फरीद को बहार अली नुमानी ने क्या कहा? शेर शाह। क्या कहा? शेर शाह। और सबसे प्रमुख अपना पद किसको दे दिया गया? शेर शाह को। अब शेर शाह तो योग्य था ही, उसको नाम ऐसे गिफ्ट में नहीं मिला था, उसकी योग्यता के आधार पर मिला था। शेर शाह बहुत ही बहादुर था। इसने अब डिसाइड किया कि भैया जो हमारा मेन वंश था अफगान वंश यानी लोदी वंश, उसे दिल्ली से किसने उजाड़ा था? बाबर।
अब उसका बेटा जिंदा है, कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं। तो शेरशाह किससे टकरा गया? हुमायूं से टकरा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। शेरशाह सूरी ने कौन से वंश की स्थापना किया? सूरवंश। कौन वंश? सूरवंश। उसका पूरा नाम शेरशाह सूरी। कौन से वंश की स्थापना? सूर। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, किस वंश को भारत में द्वितीय अफगान वंश कहते हैं? कौन वंश को? सूरवंश। पहला अफगान वंश लोधी वंश, ये तो बर्बाद हो गया था। इसके केवल बिहार में जो कार्यभार संभाल रहे थे नुमानी, नुमानी भी लगभग चौपटे थे। उन्हें बचाया कौन? शेरशाह सूरी। और जब बचाएगा, सारा काम अपने संभालेगा, तो नुमानी नाम रखेगा। हा? क्या नाम रखेगा? सूरवंश। तो कौन सा वंश? सूरवंश। तो द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक सूरवंश। तो जो शुरुआती दौर था, जो कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री रही थी, किसकी? शेरशाह सूरी के। उसके पिताजी कहाँ काम करते थे, ये तो समझ में आ गया। अब हम किस पे स्टार्ट करते हैं? शेरशाह सूरी पर आगे बढ़े। कहां गया? सूरवंश। सूरवंश का दूसरा नाम बोलिए। द्वितीय अफगान वंश। सूरवंश का दूसरा नाम द्वितीय अफगान वंश। द्वितीय अफगान वंश। संस्थापक बोलिए। फरीद या शेरशाह? फरीद या शेरशाह। इसी को पूरा क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बताइए इसके पिता का नाम? पिता हसन अली। हसन अली। हसन अली किसके दरबार में काम करते थे? शुरुआत में बहलोल लोधी, शुरुआत में बहलोल। बाद में इसे बिहार में भेजा गया, किसके पास में? नुमानी शासक। किस शासक के पास? नुमानी शासक। सबसे प्रमुख नुमानी शासक बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी ने फरीद को किस चीज की उपाधि दिया? शेरशाह की उपाधि दिया। किस चीज की उपाधि दिया? शेरशाह की। और कहा कि यह बच्चा बहुत ही योग्य है, इसके अंदर हर चीज की क्षमता है, इसको थोड़ा सा पढ़ाइए लिखाइए। क्योंकि जब पढ़े लिखेगा ना, तो बहुत सारी चीजों में इसके अंदर क्या आ जाएगी? दूरदर्शिता आएगी। अब देखेंगे पढ़ा लिखा इंसान का थोड़ा सा उसकी सोच, मेंटेलिटी, हर चीज थोड़ा सा बाकी नॉर्मल से एक स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसके सरकारी खर्च पे इसे पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भेजा गया। कहां भेजा गया? जौनपुर। और कुछ समय के लिए हिसार में भी भेजा गया, हरियाणा के। लेकिन इसने मुख्य रूप से शिक्षा कहां से प्राप्त किया? यूपी के जौनपुर से। यूपी के कहां से? जौनपुर से। तो यूपी के फरीद यानी शेरशाह को शिक्षा कहां से मिला? शिक्षा मिला जौनपुर। यूपी में है जौनपुर। यहाँ पे इसे भारत का सिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिराज। शिक्षा के केंद्र को सिराज मतलब सर का ताज। अब कहीं पे भी अब जैसे शिक्षा का जो केंद्र रहेगा उसे सिराज कहा जाता है। शिक्षा के लिए जैसे पहले जमाने में तक्षशिला था, बहुत प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ पर ये मौर्य वंश चल रहा था, तो उस समय क्या था? तक्षशिला था। उसके बाद गुप्त काल में सिराज के रूप में देखिएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय था शिक्षा के केंद्र में। गुप्त काल जब खत्म हुआ तो फिर मध्य काल आया। मध्य काल में शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था वो क्या था? जौनपुर हुआ था शिक्षा का केंद्र। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा का केंद्र को क्या किया गया? विकेंद्रीकरण। अभी शिक्षा हर जगह मिलता है। अब चाहे पटना में लेना चाहे वहां मिलेगा, इलाहाबाद में, दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में, हरियाणा में, कहीं भी देखिए हर जगह शिक्षा है। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प किया यूट्यूब बाबा। समझ में गया? तो सब लोग इस पे आके हेल्प कर। लेकिन उस समय तो था नहीं। तो शिक्षा का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को। जौनपुर को शेरशाह सूरी किससे बदला लेना चाहता था? बाबर से। बाबर मर चुका था। हालांकि बाबर, देखिए बाबर और शेरशाह सूरी समकालीन थे, लेकिन बाबर कितना दिन रौबे किया? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, घाघरा, चंदेरी। चंदेरी के बाद घाघरा, मर गया वहां पर। अब इसका टक्कर किससे था? हुमायूं से। हुमायूं जो था वो शुरुआत में जो पश्चिमी आक्रमण था, हुमायूं ने पहले शुरुआत में गुजरात वाला आक्रमण किया। इस साइड में देखें, यहाँ की रानी वगैरह को बचाने के लिए इस साइड में आक्रमण किया यहाँ पर। और इस आक्रमण के बाद इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया? 1530 में इसने सत्ता पे बैठा। 31 में इस साइड में इसने कालिंजर वगैरह जीतते हुए यहाँ बढ़ाया। और 31 से लेके अगले 8 सालों तक ये छोटा पोटा आक्रमण किया। लेकिन जैसे ये बंगाल गया, इस बीच शेरशाह सूरी क्या हो गया था? मजबूत हो गया था। और इसने किसको घेर लिया? हुमायूं को।
हुमायूं को इसने किस ईस्वी में घेरा? 1539। कौन सा जगह पे? चौसा। कहां पर घेरा? चौसा। चौसा में इसने किसे पराजित कर दिया? हुमायूं को। अब हुमायूं में पढ़ा दिए हैं कि रात में आक्रमण कर दिया था हुमायूं के ऊपर। घोड़ा लेके हुमायूं कहां कूद गया? नदी में। शिहाबुद्दीन नामक भुइस्ती ने किसे बचाया? हुमायूं को। और हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया। उसने चमड़े का सिक्का चलाया। ये हम शेरशाह सूरी में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाए हैं? बस यहाँ खत्म। हुमायूं क्या हो गए? हार गए। इसके बाद ये किसको दौड़ा दिया? हुमायूं को। कहां मिल गए हैं? कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज। दूसरा नाम बोलिए। बिलग्राम। दूसरा नाम बिलग्राम। बिलग्राम में किसको हरा दिया? बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को। और हुमायूं को क्या कर दिया? निष्कासित। हुमायूं को निष्कासित। कैसे लिखाता है निष्कासित? बड़ी टफ है हिंदी। लिखने के बाद पैसे ढलैया करो, नहीं तो अजीब दिखेंगे सब उस पे। हाँ देखो ये 1540 में किसको कहां पे किया? कन्नौज या बिलग्राम में दिया। और किसको भगा दिया? हुमायूं को भगा दिया। अब हुमायूं को भगाने के बाद इसने कौन से वंश की स्थापना किया? सूरी वंश। कौन सा वंश? सूर वंश। सूर, इसे सूर ठीक था कि वो वाला था? यही ठीक है। अरे दोनों में से कोई एक तो सही होगा। सूरवंश। किस वंश की स्थापना? सूरवंश की स्थापना किया। और इसने दिल्ली में एक किला बनवाया जिसका नाम था दिल्ली में किला-ए-कुहना। दिल्ली में कौन सा किला बनवाया? किला-ए-कुहना, जिसे पुराना किला भी कहते हैं। किला-ए-कुहना या पुराना किला भी कहते हैं। और दिल्ली का शासक एक समय के लिए कौन बन गया था? शेरशाह सूरी। किला-ए-कुहना कहाँ है? दिल्ली में। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। और इसने हजरते आला की उपाधि धारण किया। मतलब बहुत ही योग्य स्पेशल आदमी हजरते आला कहा जाता है। उर्दू में हजरते आला, ये सब बहुत उर्दू में बहुत वेराइटी होता है। समझ में गया कि नहीं? उसको इज्जत देने के लिए नाम होता है। समझ में? बहुत बड़ा नाम। तो इसमें हजरते आला एक धार्मिक रूप से कहिए तो बहुत श्रेष्ठ आदमी को जो बहुत ही योग्य उसे कहा जाता है। तो हजरते आला की उपाधि किसने धारण की थी? शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी बहुत ही साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी मतलब अपना विस्तार चाहता था। अभी बताइए सूरवंश को द्वितीय अफगान वंश कहते हैं, सबको पता है। फरीद बचपन का नाम था, उसे ही शेरशाह सूरी कहा जाता है। पिता नाम था हसन अली। बिहार के किन शासकों के पास रहते? नुमानी। कौन सबसे प्रिय था इनके लिए? बहार अली नुमानी। इसका नाम क्या रखा? शेरशाह। पढ़ने के लिए कहां भेजा? जौनपुर को क्या कहा जाता है? शिक्षा का। ये कहानी तो हो गया। अब हम मेन लड़ाई वाला देखते हैं। शेरशाह सूरी वैसे ही लड़ाई लड़ा जिस तरह से बाबर ने लड़ा था। जैसे बाबर कभी शांत बैठा? यो कभी शांत नहीं बैठा। कब स्टार्टिंग कहां से किया? 1539। कहां पे? चौसा। 40 बिलग्राम। उसके बाद 41 में अभियान में 41, 42, 43, 44 और 45 में खुदे मर गया, सेम बाबर की तरह। ठीक है। रोहतास, इसका मेन एरिया कहां था? रोहतास। देखिए आपको मटेरियल मिल गया होगा इसमें। शेरशाह सूरी में पूरा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? देखिए इसमें पूरा का पूरा आपके मटेरियल में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखवा देते हैं, मतलब समझाने के लिए शॉर्टकट में। यहाँ पर आप अगर मटेरियल में देखेंगे तो इसमें आपको पूरा लिखा रहेगा कौन कौन सा युद्ध हुआ है, टोटल का टोटल। यहाँ पे शेरशाह सूरी कंप्लीट है जी, पूरा कंप्लीट है ना? चलिए तब कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया। इसके बाद इसका एक जनजातियों से लड़ाई हुआ, गख्खर जनजातियों से लड़ाई हुआ। अब जो जनजाति या कबीले टाइप के लोग होते हैं, गख्खर जाति। कौन सा? देखो गख्खर ठीक लिखा है, ग आधा क ख र, ठीक लिखा है ना? गख्खर जाति। किससे लड़ाई हुआ? गख्खर जाति। गख्खर जाति आदिवासी थे। ये छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में से आदिवासी टाइप के लोग थे। ये बहुत बहादुर होते थे सब। इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से किसको जीत मिली थी? शेरशाह सूरी। किसे हरा दिया? गख्खर जाति के लोगों को हरा दिया। लेकिन गख्खर जाति वालों से इतना डर गया कि इसने बिहार के रोहतासगढ़ में, क्या पे? रोहतासगढ़ में किला का निर्माण करा दिया। किसका निर्माण किया? किला का। नहीं तो हिल जाएगा सो तो मार डालेगा सब यहाँ पर। तो 1541 में किसको हरा दिया? गख्खर जाति। लेकिन इनसे डर से कौन सा किला बनवाया? रोहतासगढ़ का किला। कौन सा किला?
रोहतासगढ़ का किला का निर्माण कराया। तो इसको जीता था, लेकिन इसको इतना ना थूड़ दिया था सब कि उसको पता चल गया था कि किला नहीं बनवाएंगे ना तो ये सब क्या कर देगा सर, चौपट कर देगा सर। तो गक्खर जाति से जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को कौन जीता था? किसने जीता? शेरशाह सूरी ने जीता था। आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद 1542 में मालवा जीत गया। क्या जीता? मालवा। 1542 में क्या जीत गया? मालवा जीत गया। 1500 एरिया में देखते चलिए, नक्शे में अटबे नहीं करेगा, इसमें छोटा सा बना देते हैं, कश्मीर वाला एरिया छोड़िए देते हैं। देखिए ये इस एरिया से निकला, यहाँ पर चौसा कन्नौज वाला संध किया, गक्खर जातियों को यहाँ से निपटाया, और यहाँ पर ऊपर में ये कौन सा जगह था? मालवा। 1542 में किसे जीत गया? मालवा। मालवा को बड़े इजीली से ये जीत गया था। मालवा वगैरह के युद्ध में बहुत, क्योंकि मालवा के अगल बगल के एरिया में पहले ही बाबर क्या कर चुका था, हरा चुका था। तो यहाँ पे किसको जीत गया? मालवा को। मालवा के बाद नीचे पहुंचा ना मध्य प्रदेश के बाद रायसीन पे। कहां पहुंचा? रायसीन पर। रायसेन या रायसीन। रायसीन के राजा जो थे उनको यह पराजित किया, लेकिन रायसीन के राजा को यह जीतना इसके लिए बड़ा मुश्किल था। रायसीन के राजा का नाम था पूरनमल। क्या नाम था? पूरनमल। देखिए लिखा है आपने, क्या लिखा है? पूरनमल। रायसीन के राजा कौन थे? पूरनमल। रायसीन के राजा पूरनमल से इसे जीतना बड़ा मुश्किल था, तो इसने छल कपट से जीता। कैसे जीता? छल कपट से। और दूसरे दरवाजे से घुस के छल कपट से ये क्या हो गया? जीत गया वहां पर। और वहां की महिलाओं को मजबूरी में क्या करना पड़ा? जौहर करना पड़ा था। और इसके जो सैनिक थे वो महल में घुसने के बाद धन दौलत बहुत सारा लूटपाट किया। इसलिए रायसीन विजय के बाद जो पूरनमल भले हारे थे, लेकिन इतिहास में यह शेरशाह सूरी के ऊपर क्या लग गया? एक कलंक लग गया। तो इतिहास में क्वेश्चन पूछता है किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के ऊपर क्या लग गया? एक कलंक लगा। कलंक लगने का मुख्य कारण क्या था? धोखे से जीतना, छल कपट से। छल कपट से अगर देखिएगा उस तरह से तो फिर पूरा अंग्रेजों छल कपट से जीत भी किया है पूरा युद्ध ब्रिटिश। लेकिन हम लोग के यहाँ लड़ाई में ना क्या था, थोड़ा सा इंसानियत रखा जाता था, आमने सामने लड़ाई में लड़ो। तो पूरनमल को इसने किस तरह से हराया था? छल कपट से। इस वजह से रायसीन का युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के जीवन पर क्या लग गया? एक कलंक लग गया। यहाँ पर कलंक लगने का मुख्य कारण छल कपट से जीतना। अब यह किधर की ओर आगे बढ़ रहा था? अब यहाँ से बढ़ा वो मेवाड़ की ओर, राजस्थान में मेवाड़ की ओर। तो मेवाड़ के राजा का नाम था मालदेव। मेवाड़ कहाँ बढ़ा? मेवाड़। मेवाड़ के राजा मालदेव ये बहुत ही श्रेष्ठ राजपूत शासक थे। और दूसरा, मेवाड़ जो जगह था वो बड़ा ही ज्यादा ज्योग्राफिकली रूप से उटपटांग था, रेगिस्तानी एरिया था। और ये जो मालदेव के जो सैनिक थे सब मेवाड़ के, ये ऊंचाई पर बैठे थे सब। शेरशाह सूरी को बहुत दिक्कत हुआ। जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल से अगर शेरशाह सूरी ने कहीं युद्ध जीता है तो कौन सा युद्ध जीता? मेवाड़ युद्ध में इतना भीषण इसको क्षति हुआ, इतना ज्यादा इसको लॉस हुआ, पैसा का, धन का, दौलत, बारूद, ये सब का। उसने कहा अब मेवाड़ जब जीता तो भैया अगर आप जीते रहते तो समझ में आता ना कि कुछ चीज जीते, सोना चांदी जीते। रेगिस्तान में कुछ था ही नहीं। अब क्या होता? वहां बाजरा होता। राजस्थान में और क्या करिएगा? बाजरे न बोइएगा, वो क्या कीजिएगा वहां पे। लेकिन एक वही होता है कि भाई हम जीते हैं। तो उसी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। मतलब जितना में हम ये मेवाड़ जीते हैं ना, उतना में पूरा हिंदुस्तान जीत जाते हैं। अब मेवाड़ जीतने के बाद हमको क्या मिला है? बाजरा का खेती वाला जमीन। और क्या होगा वहां? मेन उस समय 1544 में क्या चल रहा था? खेती है बारी ना। ये कौन सा वहां पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी या कोटा की इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी वहां पे? नहीं ना, खेती होती थी। और राजस्थान में मेन रूप से खेती किस चीज की होती है? सर्वाधिक शेरशाह सूरी को क्षति कहां पहुंची थी? मेवाड़। उसने क्या कहा? मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। मतलब अगर हम मेवाड़ पे फोकस नहीं किए रहते तो हम पूरा क्या कर लिए थे? हिंदुस्तान जीत लेते। जो ससुर लड़े जो पूरा इधर उधर लड़ाई लड़ रहा है। शेरशाह सूरी यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। जब यहाँ से मेवाड़ से लौटा तो कालिंजर, कौन जगह? कालिंजर थे। कालिंजर के राजा का नाम किरत सिंह। कालिंजर ठीक लिखा है जी। कालिंजर के राजा का नाम था किरत सिंह। क्या नाम था? किरत सिंह। किरत सिंह के यहाँ एगो बहुत ही बेहतरीन ढंग की नचनिया थी, बसंती की तरह एकदम, समझा गया? एक नंबर की नचनिया थी वहां पे। नचनिया को क्या कहा जाता है? डांसर।
तो डांसर थी, बहुत जबरदस्त नाचती उचती थी। तो पहले के राजा महाराजा सब ना महफिल में नाच गाना सुनता था। तो उस समय पे यूट्यूब वूट्यूब नहीं हुआ करता था, तो ऐसे महफिल में नाच गाना सुनता था सब। तो शेरशाह सूरी ने कहा कीरत सिंह से कि नचनिया हमको दे दीजिए। बताइए, नचनिया मांग रहा है। हाँ? तो कीरत सिंह से क्या कहा कि नचनिया हमें दे दीजिए। कहा कि हम लोग का मन इधर गाना वाना सुनने का मन करता है, तो ये हम लोग का जब डांस वांस देखने का मन करता है तो ये नाचती है, तोरा क्या लिए देंगे यहाँ। कहा ना, हमरा ही नचनिया चाहिए। अब बताइए, नचनिया के लिए मार हो गया। अजब हाल है भाई। तो यहाँ पे भी, बिहार में भी थे, लेकिन असल में देखिएगा बिहार में ना खाली भोजपुरी वाले नचनिया है सर, ऑर्केस्ट्रा वाला, टाली पे बैठ के नाचने वाला। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ इतना खतरनाक नचनिया है सब नहीं, यहाँ पे इसको बहुत खतरनाक नचनिया है। इस पर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। नचनिया की नचनिया मिलेगी और दूसरा ये किला भी मिलेगा कालिंजर का। अब पूरणमल जो था वो कहा कि चल भाई देखो भाई सब कितना खतरनाक, आखिर नचनिया में ऐसा क्या था भाई। एक से एक थे सब। पहले जिस चीज पे लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए उस पे लड़ाई। अब बताइए ना, अलाउद्दीन खिलजी से जो पद्मावती के लिए, अजब हाल है पागल कहीं। तो ये नचनिया के लिए होगा। कीरतो सिंह को देखिए यहाँ पे, अरे नचनिया थी, भेज दो उधर, क्या दिक्कत है। ये सब अगर मौका मिले तो ये सब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नचनिया भेजा रहता तो उसकी हर सूचना किसको भेज दी रहती है, कीरत सिंह को भेज दी रहती। चाणक्य के विजय का में सबसे बड़ा रोल और चंद्रगुप्त मौर्य में 20 कन्याओं ने ही किया था। चाणक्य जो थे 20 कन्याओं का बनाते थे। जो लड़की बचपन से बहुत सुंदर रहती थी वो देखने में लग जाती है शुरुआत में कि बड़ होके सुंदर निकलेगी, तो उसको हर डांस वांस सिखाते थे, बात कैसे करना है इसका, और उसको हल्का हल्का 20 कन्या जहर की ट्रेनिंग देते थे कि भाई तुमको कितनी मात्रा में जहर तुम खुद न्यूट्रलाइज कर सकते हो, जैसे धीरे धीरे करके। और उसको हर वेराइटी का जहर देते थे कि हाई जहर खिलाओ, आज खाओ परसों मरेगा, आज खिलाओ 1 महीना बाद मरेगा, आज खिलाओ 2 साल बाद मरेगा, हर वेराइटी का। अब 20 कन्याओं ने मिल के तो ऐसा तांडव मचाया जिसका कोई हद नहीं। और सुंदर रहबे करती थी। राजा और को एक बार देख के मुस्कुरा देती थी, राजा का लगता है समझ गया कि नहीं गया। ये सब सी चीजें आज भी होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हनी ट्रैप बोलते हैं लोग इसको, हनी ट्रैप। बड़का बड़का लोग को इसी चक्कर में क्या कर देता है सब, फंसा देता है सब। और उसके बाद तूने उनको सत्यानाश कर देगा सब वहां पे, तो उनसे हर टाइप का काम करा लेता है सब। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। तो ये नचनिया के चक्कर में कौन सा लड़ाई हो गया, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, तोप का गोला। और तोप का गोला कालिंजर के दीवार पे न टकरा के वापस आके शेरशाह सूरी के गोदाम में गिर गया। और उस गोदाम जो था ना, गोला बारूद का गोदाम था, उसी गोदाम पे आके गिरा और क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। और इसका क्या हो गया, चिथड़ा उड़ गया शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी के मकबरा को कहाँ दफनाया गया, कहाँ पे उसके लाश को दफनाया गया, सासाराम, रोहतास में, सासाराम में। तालाब के बीचों बीच में उसका मकबरा है। हालांकि उस पे सफाई उपाई पे सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी सूर्याती है सरकार तो साफ ऑफ कराती है, और 2-3 साल बाद देखिएगा मकबरा में जो पानी है साइड में हरा रंग का हो जाता है। कोई है कि नहीं जी रोहतास का, रोहतास को साफ सफाई उतना हुआ है, नहीं होता है। ये टूरिस्ट प्लेस हम लोगों ने गंवा दिया बिहार में। सीतामढ़ी में इतना बेहतरीन जगह, वहां पे भी सुंदरता हो सकती है, यहाँ पे भी। तो यहाँ 2 चीज पे ध्यान दिया जाता है, नालंदा और गया यहाँ पे। हालांकि उसको भी सुधारा जा सकता है। तो कालिंजर में किसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी। देखिए तो लड़ाई इसका बाबर की तरह लड़ाई कि नहीं। 39 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को, 40 के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं, 41 के गख्खर के युद्ध में गख्खर जाति को, 42 में मालवा, 43 में रायसेन के राजा पूरनमल धोखे से जीता या युद्ध करके। शेरशाह सूरी के जीवन का कलंक रायसेन। सबसे ज्यादा मुश्किल से किसे जीता, 1544 में कहा आक्रमण किया, मेवाड़ के राजा मालदेव। मेवाड़ आसानी से जीता या कठिनाई से। मेवाड़ जीतने के बाद इसने क्या कहा,
मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ जगह होते हैं जहां नहीं जीत पाते हैं। सेम जैसे अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हुआ ना, 62 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, 62 लाख करोड़, और मिला क्या? अफगानिस्तान और पावरफुल हो गया। तालिबान, अफगानिस्तान नहीं तालिबान, अब तो तालिबान वहां की रियलिटी हो गया। वही इसके साथ भी हुआ। कालिंजर अभियान पे इसी के द्वारा चलाए गए तोप के गोले से किसकी मृत्यु हो गई? शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ पर है? सासाराम को। अब आगे बढ़ते हैं शेरशाह के बाद। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी जो आया इस्लाम शाह, ये योग्य था, किंतु आकस्मिक मृत्यु हो गई बहुत ही कम उम्र में। कब मर गई? 1553 में। शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह कब मर गया? 1553 में, आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद इसके परिवार में ही फूट पड़ गया। इसके उत्तराधिकारियों को उसके खुद के मामा ने क्या कर दिया? मार दिया, और मार काट अपने में मट गया। कोई पंजाब का सूबेदार है, जैसे हैबत खान है, तातार खान है, इसने सोचा हम पंजाब ले ले, कोई सोचता है यूपी ले ले, कोई सोचता है बिहार ले ले। तो ऊपर से टुकुर टुकुर कौन देख रहा था? हुमायूं। चल आया, कहा बबुआ तू लोग बहुते बार किया, चल हट यहाँ पे। एक ही तो तुम्हारे में सबसे योग्य कौन था? शेरशाह। अब शेरशाह ने कौन सा प्रशासनिक सुधार किया उसको हम लोग समझ जाते हैं। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, चलिए पहले इतना बताइए, इतना याद हुआ कि नहीं आप लोग को? शेरशाह ने किस वंश की स्थापना किया? सूर्यवंश का दूसरा नाम द्वितीय अफगान वंश। द्वितीय अफगान। लोधी वंश के समय बिहार का देखरेख किसके अंडर में था? नुमानी वंश वालों के लिए। नुमानी वंश के यहाँ कौन काम करते थे? हसन अली। हसन अली के बेटा का नाम फरीद। फरीद की योग्यता को देखकर उसे शेरशाह की उपाधि किसने दिया? बहार अली नुमानी। इसे शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? जौनपुर। शिक्षा का सिराज जौनपुर। किसे कहा जाता था? जौन। 1539 में किसे पराजित किया? हुमायूं। किस युद्ध में? चौसा। 1540 में हुमायूं को भारत छोड़ने पे मजबूर किया। किस युद्ध में? कन्नौज या बेलग्राम। और दिल्ली का क्या बन गया? शासक। दिल्ली में किला बनवाया, नाम रखा किलाए कोहना। इसे क्या कहते हैं? पुराना किला। क्या कहेंगे? पुराना किला। कौन सी उपाधि धारण किया? हजरते आला। उपाधि हजरते आला। हजरत ए आला। हजरत ए आला। हजरत ए आला की उपाधि था। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक था। इसको शासन कैसे करना है बहुत बेहतरीन ढंग से आता था। टोडरमल वगैरह इसी के यहाँ थे। कौन थे? टोडरमल। बाद में कहा चले गए? अकबर के साथ। शेरशाह ने जो काम किया अकबर ने उसको हूबहू उठा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि शेरशाह को अकबर का रास्ता दिखाने वाला कहा जाता है, कि जिस रास्ते पर कौन चला था? शेरशाह। किंतु शासन ने कितना समय किया? 40 में कन्नौज को उसको भगाया, 45 में अपने भाग गया। 5 साल किया ये। तो अकबर का रास्ता दिखाने वाला, पाथ फाइंडर, या फिर उसको पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? शेरशाह। अकबर का पुरोगामी, मतलब अकबर से पहले उसी रास्ते पे जाने वाला शेरशाह। अकबर का पुरोगामी, अकबर का पथ प्रदर्शक शेरशाह। शेरशाह को पता था कि उस समय सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो क्या है? कृषि है। तो कृषि के लिए उसने एक व्यवस्था, कृषि यानी खेतों को उसने कृषि मतलब क्या होता है? खेती। कृषि के लिए उसने बहुत सारे सुधार किए। और किसानों को वो क्या कहता था? रैयत कहता था। किसानों को क्या कहता था? रैयत कहता था। इसी में सुधार करके अंग्रेजों ने आगे जाके एक व्यवस्था लाया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसानों को ये क्या कहता था? रैयत। इसने जमीन का दोबारा से क्या कराया? नापी करवाया। क्या कराया? नापी करवाया। और एक नया व्यवस्था लाया, जब्ती प्रणाली। कौन सा? जाप्ती प्रणाली। ये जब्त नहीं कर लेता था, जमीन को नापता था कि यहाँ टैक्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। कुछ ऐसे जमीन थे जो धार्मिक लोग कब्जा के बैठे थे, उस पे न टैक्स देते थे न कुछ, तो उनपे कहा कि आप भी टैक्स दीजिए, तो नहीं कम दीजिए। तो कौन सी प्रणाली को लाया इसने? जाप्ती प्रणाली को लाया टैक्स देने के लिए। किसानों से क्या होता था? बहुत दिक्कत ये होता था कि किसान पर टैक्स लगा है 10 बोरा, कि तुम्हें 10 बोरा गेहूं देना है। तो क्या करता था शेरशाह सूरी? तो जाके हिसाब लेगा नहीं, तो उसके लोग जाते थे वहां पर हिसाब लेने के लिए। तो हिसाब लेने जब जाते थे तो शेरशाह सूरी के जो बिचौलिए जो वो थे, वो कहते थे तुम्हारे ऊपर 12 बोरा गेहूं का टैक्स। कितना लेते थे? 12। राजा को 10।
बड़ी दिक्कत हो गया। अब शेर शाह सूरी कितना लोगों को क्या करेगा यहाँ पर, तो उसने एक नया व्यवस्था लाया, पट्टा। क्या लाया? पट्टा। पट्टा में क्या था? एग्रीमेंट होता था। क्या होता था? एग्रीमेंट, कि आपको इतना बोरा का टैक्स देना है, और इस पर किसान को दिया जाता था। राजा लिख के देता था शेर शाह सूरी, आपका जमीन इतना बीघा है, उस हिसाब से आपको टैक्स की मात्रा इतना गेहूं या इतना चावल टैक्स के रूप में देना है। तो ये पट्टा यानी एग्रीमेंट बात। अब जब उसको वो उधर से किसान देता था कबूलियत। क्या देता था? कबूलियत। कबूलियत, कबूलियत क्या था? एक्सेप्ट कर लेता था। जब कभी उसको एक्सेप्ट कर लेता था किसान की, हाँ हम आपको कितना बोरा टैक्स देंगे? 10 बोरा। अब बताइए, बीच में कोई अधिकारी मारे उसको, 1 साल पहले उसके पास क्या पहुंचा है? पट्टा पहुंचा हुआ है। जमीन का क्या पहुंचा हुआ है? पट्टा। आज भी आपका पुराना जमीन मिलेगा ना, तो उसको देखिएगा पट्टा खोजा जाता है। आप में बिहार में कोई जमीन अब तो खत्म हो रहा है, बहुत पुराना हो गया, अंग्रेजों के बाद तो रजिस्ट्री वाला व्यवस्था आ गया। पुराने जमीन में अभी भी क्या मिलता है? पट्टा मिलता है, कि जमीन राजा की है, आपके पास है, जमीन का एरिया इतना है, ये पट्टा पे लिख के देता था, और इस हिसाब पर आपका टैक्स इतना बनता है। तो उधर से किसान क्या करता था? कबूल करता था। तो पट्टा एवं कबूलियत से टैक्स चोरी बची या नहीं बची? बहुत बच गया, क्योंकि किसानों को पता था कि उसका टैक्स कितना लेना है। अदरवाइज में दिक्कत हो जाता है कि इतना टैक्स चाहिए, इतना देना है, बहुत बुरा दिक्कत हो जाता। इसने ना बेहतरीन काम किया। इसने देखा कि भैया सिक्का चालू, जैसे हमारे यहाँ 2000 का भी नोट है, 500 का भी नोट है, 200 का भी है, 100, 50 हर चीज का है। तो इसने भी कई तरह के सिक्के चालू किए। अमीरों के लिए सोना का सिक्का, अमीरों के लिए सोना, गरीबों के लिए, मिडिल लोगों के लिए चांदी का सिक्का, और गरीबों के लिए तांबा का सिक्का। किसका? तांबा का। कितना अच्छा दिमाग लगाया। जो अमीर लोग रहेंगे, अगर केवल तांबा का सिक्का, सपोज कीजिए कि अगर केवल 10-10 का नोट रहे, तो जिसके पास 5 लाख रुपया है बोरा में ले जाएगा, ठेला पे लद लद कौन चीज जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो उसके लिए क्या है? 2 लाख रुपया लगाइए तुरंत। तो चांदी का, सोने का क्या निकाला? असरफी। असरफी क्या निकाला? असरफी। समझ में गया? क्या निकाला? असरफी। किस चीज का होता था? सोने का होता था। चांदी का निकाला रुपया। क्या लाया? रुपया। अब लोग रुपया चलाते हैं किसका दिन? शेर शाह सूरी। चांदी का रुपया, और तांबा का दाम। तांबा का दाम। समझ में गया? ये 3 कैटेगरी दामा लिख दिए, दाम। तांबा का क्या लाया? दाम। चांदी का रुपया। सोने का असरफी। अगर सोने का सिक्का दिया क्या कहलाता? असरफी। चांदी का दिया तो रुपया, तांबे का दिया तो दाम। समझ में गया कि नहीं? किसी भी समाज में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, अमीर लोग। ये तो भैया अमीरों के लिए हो गया, ये मिडिल क्लास वालों के लिए हो गया। गरीबों की संख्या ज्यादा होती है, कहीं पे भी देखेंगे तो ये हो गए गरीब। तो बताइए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हुआ? दाम। सबसे ज्यादा फेमस दाम। अब कोई अमरूद बेच रहा है, क्या बेच रहा है? अमरूद। तो अगर अमरूद खरीदना है तो आप अगर रुपया में लेंगे, रुपया में तो किसका है? चांदी का। तो कहेगा कि 1 रुपया, मतलब 1 चांदी का सिक्का। क्या दीजिए? 1 रुपया। तो अमीर मिडिल क्लास आदमी 1 चांदी का सिक्का दे दिया सपोज। लेकिन गरीब जाएगा तो उसके पास चांदी का सिक्के नहीं है, तो उससे कहेगा 10 गो तांबा का दे दो। क्या दे दो? 10 गो तांबा का दे दो। चांदी का नहीं दे सकते हो तो दाम दे दो। कितना? 10। तो दाम कितना दे दो? 10। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हुआ? तांबा वाला। दाम फेमस हो गया। तो बिहार के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलन किसका था? दाम का। इसलिए आज भी शेर शाह सूरी मर गया, आज भी लोग पूछते थे नहीं दाम पता करके आओ, तो मैंने पता करके आओ तो कई गो तांबा का सिक्का लेगा। पूछते ना का दाम, कि किसी चीज का दाम पता करके आओ, मतलब वो क्या कह रहा है? प्राइस पूछने के लिए कह रहा है। तो रुपया में भी बताएगा, लेकिन दाम प्रचलन है यहाँ पे। बाकी साउथ में इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है दाम का। तो गरीबों के लिए क्या चालू किया? दाम। चांदी का सिक्का कौन? चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का। पाटलिपुत्रा का नाम क्या रखा? पटना। पाटलिपुत्रा का नाम पटना रखा था। यहां से एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। कौन रोड? जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? कलकत्ता से पंजाब तक, अमृतसर तक, कलकत्ता से अमृत। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, सासाराम से होकर गुजरता है। कितने लोग हैं सासाराम के? जीटी रोड देखे होंगे, NH2 है अभी वो। जीटी रोड को अभी क्या कहते हैं? NH2। किसी को कोई दिक्कत? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी जो था वो अपने समय में प्रबल प्रशासक, न्याय व्यवस्था एकदम दुरुस्त
खुद को हजरत आला कहता था और कहता था किसी व्यक्ति को माफ करने का मतलब उसी क्षण एक अपराधी को जन्म देने का निमंत्रण देना है। इसलिए वो किसी को माफ नहीं करता था। उसके यहाँ दंड यानी सजा बहुत ही कठोर दी जाती थी और साथ ही साथ उसके समय न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इतनी कठोर थी कि इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय में अगर रात के 2 बजे अपने सर पर कोई महिला सोना लेकर भी जाती है, रात के 2 बजे सर पर सोना लेके जाती है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका सोना ले सके। इतनी खतरनाक न्याय व्यवस्था थी। आजकल कौन महिला लेगी, महिला गायब हो जाएगी। चाहे 2 बजे रात महिला गायब कर देगा उसमें, समझा क्या? तो सबसे तगड़ा न्याय व्यवस्था किसके समय था? हालांकि गुप्त काल में भी न्याय व्यवस्था अच्छी थी। तो इससे पता चलता है कि शेरशाह सूरी का न्याय व्यवस्था कितना अच्छा था। शेरशाह सूरी जब राजा के सिंहासन पे बैठता था तो उसका वो प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाता था। राजा के सिंहासन पे तो उसका दोस्त आया या दुश्मन, उसका अमीर आया या गरीब, सबको वो एक समान देखता था जब वो राजा के सिंहासन पे बैठता था तब। जैसे प्रोफेशनल लाइफ, अभी हमारा क्या है? प्रोफेशनल लाइफ। अभी हम पढ़ा उड़ा के घर चले जाएंगे, वहां मेरा क्या है भैया? पर्सनल लाइफ। वहां पर परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, वहां पे हमको कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना है। तो वहां पे तो वो पर्सनल लाइफ से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। पर्सनल लाइफ आपके केवल पर्सनल लोग ही को पता है, परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार को ही पता है। सब कोई आपको किस चीज से जानता है? प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। तो जब वो प्रोफेशनली आता था तो उसके आगे अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता था। या आपके साथ भेदभाव होता है? किसी टीचर के यहाँ नहीं होता है। इंडिया के किसी भी टीचर के यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं है कि अमीर गरीब, मतलब समझाने के लिए आपको बता रहे। राजा के वक्त में उसके यहाँ किसी के लिए, सबके लिए बैठने वाली कुर्सी एक जैसे। अगर कोई राजा मिलने आया है वो भी उसी कुर्सी पे बैठेगा। उसके बगल में वही, जैसे बारात में कैसे ललका कुर्सियां लगा दिया जाता है बस दूल्हा के लिए वो बड़का कुर्सी लगा देता है बड़ा सा वहां पे। उसके आगे सब कुछ क्या चलते थे? बराबर। अकबर का पुरोगामी शासक किसे कहा जाता है? भूमि सुधार किसने चालू किया? कोटरबल किसके दरबार में पहले काम किया? अमीरों के लिए कौन सा सिक्का? सर चांदी के सिक्का को, तांबे के सिक्का को। अकबर का पथ प्रदर्शक, पाटलिपुत्रा का नाम पटना, पट्टा एवं कबूलियत। शेरशाह सूरी पट्टा कौन लिख के देता था? राजा। कबूलियत पे साइन करता था। जाप्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? शेरशाह सूरी ने लाया था कृषि टैक्स पर। किस पर? कृषि टैक्स पर। कौन सी प्रणाली थी? जाप्ती प्रणाली। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपका शेरशाह सूरी मटेरियल में मिला। शेरशाह सूरी कैसा कहते हैं? प्रबल प्रशासक कहा जाता था। सुधारों में ये अकबर ने भी क्या किया था? अपनाया था, इसलिए इसे अकबर का प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है। किसानों से संपर्क करने के लिए इसने कौन सी व्यवस्था दी? पट्टा एवं कबूलियत। किसानों को ये क्या कहता था? रैयत कहता था। क्या कहता था? रैयत। कहता भूमि की माप करने के लिए जरीबाना नामक एक कर लिया था, जो किसानों का माप नहीं कराता था उसे मुहाफिज के नाम। देखिए इसने क्या किया था? एक जरीबाना नामक टैक्स लिया था। जैसे किसान का कितना खेत है ये नापने के लिए राजा अपने पास से पैसा नहीं देता था। किससे लेता था? किसान से लेता था। और जो नापने के लिए भेजता था मुहाफिज कहलाता था। और वो नाप वाप सही से हो रहा है या नहीं उसके लिए उसने एक अधिकारी को रखा था, उसका नाम था कानून गो। क्या नाम था? कानून गो। कानून गो तो बिहार में नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई है इसमें, यूपी से आप लोग के यहाँ कानून गो होता है। एक लेखपाल होगा, एक कानून गो। लेखपाल और कानून गो, इन्हीं दोनों के पास आपके खेत होता है। लेखपाल अमूमन शहरी क्षेत्र में दे देता है और कानून गो थोड़ा गांव वाले एरिया में देख लेता है। गांव वगैरह की जमीन वगैरह देखना रहेगा ना, तो ये तो लेखपाल का रहेगा, नहीं तो कानून गो। तो बिहार में अभी कानून गो का पद नहीं होता। लेखपाल होता है कि नहीं जी बिहार में? अमीन होते हैं सभी। वहां अमीन हेल्पर का काम करता है। तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है बनाने का। तो कानून गो का पद किसने लाया? शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का सिराज किसे कहा जाता था? हाँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के। शेरशाह सूरी के समय न्याय व्यवस्था लचर थी या कठोर? बहुत ही कठोर न्याय व्यवस्था थी। शेरशाह सूरी ने लगातार युद्ध लड़ा था। सबसे पहले इसने कौन सा युद्ध लड़ा? 39 में चौसा, 40 में बेलग्राम, बेलग्राम का दूसरा नाम कन्नौज, 41 में मालवा, 42 में रायसेन, 41 में जनजातियों के लिए गख्खर, 41 में गख्खर जनजाति, 42 मालवा, 43 रायसेन, 44 मेवाड़ और 45 में कालिंजर। कालिंजर युद्ध किस लिए हुआ था? नचनिया के लिए हुआ।
मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। मेवाड़ अभियान 1544, शेष आसुरी के जीवन पर कलंक लगा दिया। रायसेन का युद्ध, रायसेन के युद्ध में किसे हराया था? पूरनमल। अब मेवाड़ अभियान में किसे हराया? मालदेव को। अब कालिंजर अभियान जो नचनिया वाली थी किरात सिंह, यो कम नहीं था मरा गया। आप इसका मकबरा कहाँ है? इसके बेटा का नाम इस्लाम। क्या योग्य था या नहीं था? अचानक मर गया। फिर इसके परिवार में ही क्या पड़ गया? फूट पड़ गया। शेष आसुरी के बाद कोई भी योग्य शासक बचा नहीं। इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर दोबारा भारत में एंट्री किसने मार दिया और द्वितीय अफगान वंश या शेष आसुरी वंश का अंत कर दिया। प्रबल प्रशासक किसे माना जाता है? शेष आसुरी। सुधारवादी शासक शेष आसुरी। हजरते आला द्वितीय अफगान के संस्थापक। शेष आसुरी के बचपन का नाम, शेष आसुरी के पिता का नाम हसन अली। हसन अली किस नुमानी शासक के यहाँ थे? बहार अली नुमानी। नुमानी शासक किसके अधीन काम करते थे? लोधी वंश। लोधी वंश कहाँ का वंश था? अफगान वंश। द्वितीय अफगान वंश किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। सूरी को, शेरशाह सूरी को। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। गख्खर जनजातियों से युद्ध कब हुआ था? 1541। सबसे आसानी से इसने कौन सा युद्ध जीत लिया? मालवा। 1542 का मालवा। 1542 का मालवा। शेष आसुरी के ऊपर कलंकित कर दिया कौन सा युद्ध? रायसेन का युद्ध 1543। कौन सा? 43। 1544 में कहां आक्रमण किया? मेवाड़। मेवाड़ के राजा मालदेव। मेवाड़ के राजा मालदेव। मेवाड़ जीतने में कठिनाई की सरलता। शेरशाह सूरी ने क्या कहा? एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा भारत खो चुका था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 1541 में 39 में कौन सा युद्ध? 40, 41 गख्खर, 42 मालवा, 43 रायसेन, 44 45 कालिंजर के बाद अपने मर गया। मकबरा कहाँ है? मकबरा अमीरों के लिए सोने के सिक्का को, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, पाटलिपुत्रा का नाम, न्याय व्यवस्था कठोर या लचीली, पुलिस व्यवस्था, अमीर गरीब में भेदभाव था, जरिमाना नामक क्या चीज था? टैक्स था। जरिमाना टैक्स किसे देना होता था? किसान को। किस लिए? खेत का नाप कराना। आज भी आपको देना पड़ता है। जमीन लिखाइए टैक्स लगता है, मकान का टैक्स लगता है, नक्शा बनवाने जाइए टैक्स लगता है। उसी को वो क्या कहता था? जरिमाना। मुहाफिज नामक अधिकारी रखा था। कानूनगो नामक व्यवस्थापक को क्या कहता था? ताकि क्या कर सके? वो जमीन की देख रेख अच्छे से कर सके। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सूरवंश का अंत किसने कर दिया? हुमायूं। हुमायूं। किन दो युद्धों ने सूरवंश के अंत का नींव रख दिया? मच्छीवाड़ा और सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद। किन दो युद्धों ने सूरवंश का उदय कराया था? चौसा और बेलग्राम। चौसा और बेलग्राम। इसी दो युद्ध में कौन हो गया? हुमायूं को भागना। चौसा में हारा और बेलग्राम में भाग गया। शेष आसुरी के साथ भी यही हुआ। मच्छीवाड़ा में हारा, हैबत खान और तातार खान, और सरहिंद के युद्ध में खत्म कहानी। यहाँ पे तो जिस दो सीढ़ियों से उठा था उसी दो सीढ़ियों से गिर गया। जो ये बताता है कि इतिहास में आप कितने भी बुलंदी पे चले जाइए, आसमान में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन आपको नीचे आना है। इसलिए ज्यादा पता नहीं काहे लोग बुलंदी पे जाके घमंडी हो जाते हैं। वो इतिहास नहीं पढ़े। इतिहास में बड़े बड़े राजाओं को तो मिटा के रख दिया, तो ये तनी मनी आदमी का क्या औकात? समझ में आ रहा है? आज बीपीएससी दरोगा बैच 3 बजे, 3 से 5, और आगे का क्लास कल करेंगे। चलिए।